अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वॉर टू एंड रोल ऑफ यूएसए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हमें इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना होता है। फिर भी इसके हम कॉजेज देखते हैं कि इसकी कॉजेज क्या क्या थी। नंबर वन, आपके पास जो इसकी पहली कॉज बनती है वो ये था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जब वर्ल्ड वॉर वन आपके पास हो गई तो पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पे मोनार्कीज थी वहां पे राइज हुआ फाशिस्ट लीडर था। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि जब 1918 1914 से 1918 के अंदर आपकी वर्ल्ड वॉर वन एंड होती है, तो वर्ल्ड वॉर वन जो एंड होती है तो वहां पे एक आपके पास होती है लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है जो कि मैंने बताया था आपको कि समझ लें कि यूनाइटेड नेशन की तरह एक इदारा था। उसमें एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के नाम से, और उसके अंदर जो वर्ल्ड वॉर वन का जिसको क्राइम जिसने कमिट किया और सारा मलबा जिसके ऊपर डाला ना, लाइक मेन कल्प्रिट किसको करार दिया गया? जर्मनी को। राइट, कि भाई जर्मनी ने एग्रेशन किया और ऐसे था वैसे था। और बिकॉज यूएसए जो है वो उस टाइम पावर में था वर्ल्ड वॉर वन में, तो ज्यादा इसकी सुनी गई। ठीक है, तो यूएसए जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा होता गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे नेट से। इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी पे बैन लगाया गया। जर्मनी के साथ जो है वो एक एक तरीके से इसको जो है ना वो हर चीज का जिम्मेदार ठहराया गया जर्मनी को। ठीक है, तो करते करते बहरहाल ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ से ना जर्मन के दिल में 1918 से ही एक सीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया इनके अंदर। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये सीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था जिसने बाकी जंगों के लिए एक रास्ता बनाया कि भाई हमारे ऊपर क्यों हुआ। लीग ऑफ नेशन कमजोर थी, फौरन ही जापान वहां से निकल गया। जापान ने अपना यहाँ से एग्जिट किया और वो अगेन अपने रास्ते चल पड़ा जो वो कॉलोनाइज कर रहा था जगहों को और अपनी पावर बना रहा था। और देखते देखते इसमें से फिर बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने भी एग्जिट लिया और किसी कोई से नहीं बची फिर। ठीक है, तो ये आ गया फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अच्छा, फाशिस्ट लीडर की बात की तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो है वो हिटलर। ठीक है, इसी तरह से इटली के अंदर मुसोलिनी, इसी तरह से रशिया के अंदर जार आ गए थे, और भी बाकी ममालिक के अंदर आपके पास फाशिस्ट लीडर आ गए थे। फाशिस्ट लीडर कौन होता है? जो कि लोगों को उकसाता है। और जब आप देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लेते हैं, तो अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल लूँ तो भाई इमरान खान साहब आए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि सब खराब है, मैं ठीक हूँ, आई एम द वन, जो कि मैं बिल्कुल सही हूँ। अब पूरी कौम क्या हुई? अब पूरी कौम हुई, कुछ लोग वो बहरहाल वो इनके पीछे जाके खड़े हो गए। अब ये क्या जो बोलते थे वो सब आंख बंद करके मान रहे थे। आपने देखा ना, इनका पूरा एरा हमने विटनेस किया है। जिसको सही बोलने वो ठीक था, जिसको ये गलत बोलते तो उसको हम मीडिया पे खराब करना शुरू कर देते। तो इनको भी टर्म करने शुरू हुए कि भाई ये एक फाशिस्ट लीडर है, इदारों को तोड़ दो, मुल्क के खिलाफ कहना, फौज के खिलाफ कहना, बहुत सारी चीजें इन्होंने भी की। तो आप इसको समझने के लिए, अब इस पे डिबेट नहीं शुरू करना कि मैं किसको कह रहा हूँ या मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ कि एक फाशिस्ट लीडर की ये वाली क्वालिटीज थी। खुद को सबसे अफजल मानना। हिटलर वाज लाइक कि भाई मैं अकेले बोलूं, ठीक है, मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं जो बोलूं वो ठीक है। तो ये मैं जो करते हैं ना ईगोइस्टिक वाले, वो सारे के सारे फाशिस्ट लीडर उसमें काउंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, जाहिर है हिटलर क्योंकि काम कर रहा था, तो हिटलर ने क्या किया, उसने बोला कि जर्मन जो है ना वो एक सुपीरियर रेस है हमारी और ये सारी लैंड हमारी है। ठीक है, और हम इस पे दोबारा से कब्जा करेंगे और अपना लॉस्ट ऑनर जो है हम उसको वापस पाएंगे। अब ड्यूरिंग दिस ये क्या करता था, ये ना सीक्रेट ट्रीटीज करता था, सीक्रेट अलायंसेस बनाता, मतलब इटली के साथ भी करता है, जापान के साथ भी करेगा, साथ में रशिया के साथ भी अलायंस बनाता था ये। ठीक है, तो इसी तरह के वॉर स्टार्ट हुई। वॉर का जो टाइम पीरियड है आपके पास 1939 से 1945 तक आपके पास वॉर चलती है, वर्ल्ड वॉर टू। और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अटैक्स होते हैं, किसने किसको मारा, कितने बंदे मरे, इससे आपका कोई कुछ भी नहीं लेना देना। ठीक है, असल हमें ये देखना है कि हमारा जो बंदा, जो हम पढ़ रहे हैं जो चीज, उसका क्या इस पे इम्पैक्ट था और वो क्यों आया इसके अंदर। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो यही मसला था इकोनॉमी का। ठीक है, जिन मुल्कों को यूएसए सपोर्ट कर रहा था वो फिर से किस में चले गए थे? वॉर के अंदर। और रशिया के अंदर भी मामला सही नहीं थे। हिटलर का राइज हो रहा, तो हिटलर जो है वो बुरी तरीके से चीजों को कॉलोनाइज करते हुए जा रहा था। ठीक है, अब होता यह है कि जापान जो है
वो सी में, अब आप याद करें कि वहां पे जर्मनी ने अटैक किया था तो यूएसए वॉर में आया था, और यहाँ पे जापान सी के अंदर पर्ल हार्बर, ये भी यूएसए का एक शिप है, ठीक है, जो पर्ल हार्बर है उस पर अटैक कर देता है। सही है। अब ये जो पर्ल हार्बर पे अटैक करता है, तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वहां पे, वो क्या फैसला करते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि पहले तो हम न्यूट्रल थे। भाई देखो ना, मैंने आपको बताया था कि आपका जो यूएसए है, वो ये यूएसए है, इसके आसपास कोई कंट्री नहीं है, इधर पानी है, ठीक है, इधर आपके पास कनाडा है, नीचे से आपके पास मैक्सिको साइड लगेगी, और फिर पानी, और फिर कैरिब, मतलब ये वाला अमन शांति वाला इलाका है, यहाँ पीस है। अब यहाँ पे क्या है, यूके, यूके इसका साथ दे रहा है, तो भाई इसको ये भी खतरा नहीं कि मुझे कोई अटैक कर सकता है। तो इन शॉर्ट, यूएसए तो आइसोलेशन में है शुरू से, मतलब जिसको ये चाहे उसको फ्लाई करके तो मार सकता है, लेकिन कोई और आके यूएसए को डैमेज नहीं कर सकता। और इस पार्ट पे, अलास्का वाला जो पार्ट है, रशिया यहाँ पे, लेकिन ये वाली लैंड पे रशिया नहीं आ सकता, ठीक है, ड्यू टू हार्श कंडीशन। तो यहाँ से भी बचत हुई हुई है इसकी, इधर भी पानी है, ऊपर से इसके दोस्त हैं, और यहाँ से यूके है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यूएसए कैसे वर्ल्ड नंबर वन बनता गया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये सिलसिला आगे किसका, आइसोलेशन का, और जब यूएसए चाहता तो अटैक करता था। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, उसके बाद फिर अगेन इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम वॉर में जाते हैं, तो इन्होंने फिर फाइनली न्यूक्लियर बम ड्रॉप किए, ठीक है, न्यूक्लियर बम ड्रॉप किए। अब आप देख लें कोई भी पास्ट पेपर उठा के ना, उसमें वो आपसे वर्ल्ड वॉर टू के बारे में नहीं पूछ रहा, मिसाल के तौर पे कि जी वर्ल्ड वॉर टू की कॉजेज क्या हुई, और सिर्फ वो ये पूछेगा कि इसमें अमेरिका क्यों एंटर हुआ। तो वो मैंने आपको वर्ल्ड वॉर वन में भी बताया था, सबसे बड़ा मसला इनका होता है ट्रेड का, ठीक है, ट्रेड की वजह से। दूसरा, कम्युनिज्म न फैले। तीसरा इसका क्या था कि जी हमारे ऊपर अटैक हुआ था, दोनों दफा इनके ऊपर भी अटैक हुआ था। बाकी कॉजेज जो है वो आपको मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे आगे क्या क्या मामला हुए, ठीक है। वो मेरे नोट्स के अंदर एक अच्छी डायग्राम बनी हुई, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जी, यहाँ आप देखें कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूएस की वॉर स्पेंडिंग जो है वो बढ़ गई थी, ठीक है, इनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करी 8% तक, यानी बहुत ज्यादा इकोनॉमी इनकी ग्रो हो गई, क्योंकि ये वेपन दे रहे थे ना, दूसरे मुल्कों को वेपन देते थे, और जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो इन्होंने बहुत सारा सामान बना के रखा हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद इकोनॉमी यहाँ 17% बढ़ा रहा है, वन रीजन यूएस प्रोडक्शन ग्रीव। हाँ जी, ये वही बात है, ग्रेट डिप्रेशन में ना, जो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, कि इन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन कर ली थी और बिक नहीं रहा था, तो वो सामान इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था, ठीक है। इसी तरह से इनकी गवर्नमेंट वगैरह भी स्टेबल हो गई थी। सही। तो ये आपने पढ़ना है, इसके अंदर दो ही सवालों के जवाब आपको देने हैं। अव्वल तो ये सवाल आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सिर्फ दो सवाल तैयार करने हैं इसके अंदर से। कौन कौन से तैयार करने हैं? नंबर वन, वाई यूएसए एंटर्ड इन वर्ल्ड वॉर टू, यानी कि सिर्फ ये बताना है वो आया क्यों था, और ये कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूएसए कैसे इमर्ज हुआ एज वर्ल्ड पावर, दैट्स इट। ये करना है ना, आपने वर्ल्ड वॉर की कहानी याद करनी है ना, ये देखना है किसने किसके साथ अलायंस बनाया था, सिर्फ ये वाले आप सवाल कर लीजिए, ठीक है। यही आए हुए हैं पांच पेपर के अंदर भी। अच्छा, तो ये देख लीजिएगा क्यों हुआ, कैसे हुआ था सारा सिलसिला। अच्छा, वर्ल्ड वॉर के बाद आपके पास कोल्ड वॉर का एरा आता है फौरन से। अब कोल्ड वॉर के अंदर क्या था कि देखो कोल्ड वॉर हुई क्यों, बाकी सब तो लिखा हुआ ही है नोट्स के अंदर। कोल्ड वॉर का मतलब होता है ऐसी वॉर जिसके अंदर दोनों जो फरीक है ना, ए और बी, ये ए और ये बी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ बी बनाते हैं, इनकी आपस में लड़ाई है, लेकिन ये एक दूसरे को डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंट्री है, वो क्या करेंगे, बी जो है इस पार्ट को सपोर्ट कर रहा है, राइट, तो ए क्या करेगा, लाजमी इस पार्ट को सपोर्ट करेगा। तो अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आज दुनिया के अंदर जितने जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे कोल्ड वॉर का नतीजा है। तो आप कहेंगे सर कोल्ड वॉर तो खत्म हो चुकी है, जी कोल्ड वॉर खत्म तो हो चुकी है, लेकिन अगर आप सीरिया देखें, ठीक है, यमन, इसी तरीके से आप जो है
यहाँ पे कश्मीर इशू देखें, आज तक कश्मीर इशू सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? कि इसके अंदर स्टेक्स हैं चाइना के, रशिया के, यूएसए के, तो ये कोई ना कोई जंग चल रही है दोनों के दरमियान में, राइट? इस तरह से आप दुनिया में और कोई मसला उठा के देखें, अभी आप देखेंगे कोरियन वॉर्स थी, वियतनाम वॉर हुई, ठीक है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको बैक एंड पे एक स्टोरी मिलेगी कि एक साइड से यूएसए इन्वॉल्व है और उसको काउंटर करने के लिए पीछे से रशिया मौजूद। तो ये सब जो सिलसिला शुरू हुआ वो डायरेक्ट शुरू नहीं हुआ, ठीक है? ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला आपका जाता है कहाँ, बैक टू 1945, ठीक है? एक वॉर तो खत्म हो गई थी, अब वॉर खत्म हुई, देखो रशिया जो है उसने लास्ट में हिटलर को हराया, तो रशिया एक पावर रह गया। यूके इकोनॉमिकली उस टाइम वीक हो चुका था, यूके साइडलाइन हो गया, और सिर्फ बचा था यूएसए। तो अब जो कॉन्फ्लिक्ट था दुनिया के अंदर, वो दो पावर्स आपके सामने आ गई, बाकी सब खत्म हो गया था बेटा। पोलैंड, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, वो तो खैर वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही वो टूटना शुरू हो गई थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ दो पावर्स थे। अब जाहिर है ये जो थे ये कम्युनिस्ट थे, ये कम्युनिज्म, मैंने आपको बताया कम्युनिज्म का क्या है कि हर चीज स्टेट ओन्ड होगी। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, रशिया में क्या है कि हर चीज स्टेट ओन्ड है, वहां पे आपको इतने ज्यादा बिलियनियर्स नहीं मिलेंगे। वहां पे अगर 10 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 10 के 10 की पे सेम है। लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम जो पाकिस्तान में भी फॉलो होता है वो क्या है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतने पैसे कमाएगा, राइट? और दूसरा एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, ठीक है? दूसरा बंदा जो है वो अगले को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है यहाँ पे कि भाई उसका पैसा छीन लिया या उसको फ्रॉड कर दिया, तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। बहरहाल वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही आपका कोल्ड वॉर का जो है वो एरा शुरू होता है, और इस एरा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है, ठीक है? अच्छा, आपको याद होगा एक मॉनरे डॉक्ट्राइन हुई थी। मॉनरे डॉक्ट्राइन क्या थी कि जी हम बाकी मुल्कों को बचाएंगे कम्युनिज्म से, ठीक है? तो वो भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ जिक्र कर सकते हो। इसको भी इतना इन डेप्थ आपने नहीं देखना है, क्योंकि ये हिस्ट्री का पेपर है, तो ज्यादा आपने हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, द कोल्ड वॉर अपने पीक पे कब पहुंचती है, इस पीरियड में 1948 से 1953। उसमें होता क्या है, जो बर्लिन ब्लॉकेड होता है, ठीक है? बर्लिन ब्लॉकेड क्या है, बेसिकली बर्लिन के दो पार्ट्स करते हैं ये, एक आपके पास हो जाता है ईस्ट और एक हो जाता है वेस्ट। तो जहां जिस एरिया के अंदर ये रशिया पहुंच जाता है कम्युनिज्म वाला, वो अपने एरिया को कम्युनिस्ट डिक्लेयर करता है और बाकी को ना ब्लॉक कर देता है कि जब इनके पास खाने वाने की चीजें नहीं पहुंचेगी, इनके पास जो है कोई मदद नहीं होगी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली यूएसए जो है वो सरेंडर करेगा इस पॉइंट पे और हम एरिया कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जंग लगी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, सोवियट्स ने एक्सप्लोड किया फर्स्ट एटॉमिक वॉरहेड 1949 में। और इसके अलावा जी चाइनीज कम्युनिस्ट के बारे में लिख दिया, ये सब कुछ मैंने कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 1953 टू 1957 कोल्ड वॉर टेंशन रिलैक्स समवॉट। अब ये वाला जो एरा आया, इसमें क्या हुआ, कोल्ड वॉर थोड़ी सी हल्की पड़ गई। आगे चले, उसके बाद 1955 में वॉर्सो पैक्ट था। अच्छा, वॉर्सो पैक्ट क्या था, जैसे नेटो था ना, नेटो क्या था आपके पास, एक, बल्कि क्या है, नेटो आपके पास है एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है? ऑलमोस्ट कोई 29-30 कंट्रीज का आपके पास एक अलायंस है। उसी तरह रशिया ने बनाया था वॉर्सो पैक्ट, इसके अंदर रशिया वाले कंट्रीज थे जो उस टाइम यूएसएसआर कहलाता था, पोलैंड था, इसमें यूक्रेन भी शामिल था, बहुत सारे कंट्रीज थे इसके अंदर, ठीक है? बहरहाल ये छोटे छोटे से इवेंट थे, वो सारे इवेंट हुए। एक आया क्यूबन मिसाइल क्राइस, ठीक है? क्यूबन मिसाइल क्राइस क्या था आपके पास, इसमें थोड़ी सी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए इसकी, ये क्यूबा किधर है और इसके साथ मामला क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया बहुत कम कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका के करीब है। तो क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है, और उसके पास यहाँ पे यूएसए आपके पास मौजूद है। तो यूएसए और क्यूबा के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, ठीक है? तो क्यूबन मिसाइल क्राइस क्या था, अनदर इंटेंस स्टेज ऑफ द कोल्ड वॉर, ये आई 1950-96 में, द यूएसए एंड डेवलपिंग एंड इन 1960, ठीक है? इसमें ये हुआ था कि मिसाइल के जो फेसेस थे ना, वो एक दूसरे की तरफ हो गए थे। ये एक इंटेंस एक मामला चला था। यहाँ पे लिखा है ना, यूज टू लॉन्च न्यूक्लियर अटैक्स ऑन यूएस सिटीज। तो ऐसा लगता था कि ये क्यूबा से बैठ के कुछ न्यूक्लियर पावर जो है वो इस्तेमाल करेंगे
और कुछ यूएसए सिटीज को उड़ा देंगे। देन 1962 यहाँ पे पावर जनरेट हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये होता नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना ट्रीटी बैन आ जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। कि भाई अब जब दुनिया को लगा कि खतरा आ रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि आप जो है वो वॉर हेड्स नहीं बनाएंगे, आप न्यूक्लियर पावर अपनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। करते 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 हुआ क्या फिर आगे, सोवियत यूनियन ने ट्रूप्स अपने भेजे ईस्ट जर्मनी में, हंगरी में, चाल्कोस्लोवाकिया के अंदर भेजे और अफगानिस्तान के अंदर भेजे, ठीक है। क्यों क्यों वो कम्युनिज्म फैलाना चाह रहे थे। अच्छा, जब ये अफगानिस्तान के अंदर का ये इनका फाइनल बिलो था। फाइनल बिलो से मुराद क्या है कि 1979 पे ये आ तो गए यहाँ पे, लेकिन अफगानिस्तान की टेरेन जो है ना, अफगानिस्तान को ना ग्रेवयार्ड और अंपायर भी बोला जाता है। इसको कोई पता नहीं कर सका। ब्रिटिशर्स ने कोशिश की, इधर से लोग आए उधर से आए। अब 1975 में यूएसएसआर भी आ गया। तो यूएसएसआर यहाँ पे कम्युनिज्म की पॉलिसी लेकर आ रहा था। अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है। अब क्योंकि अफगानिस्तान इधर से कनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ, और अगर यहाँ पे कम्युनिज्म आ जाए तो आराम से पाकिस्तान में भी आ सकता था, साथ में इंडिया, इंडिया के साथ ईरान, और फिर यहाँ जो वार्म वाटर्स हैं ये सब कुछ रशिया का हो जाता। और ये था थ्रेट किसको, यूएसए। ये मेन बात, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत वो किससे कहानी है सिर्फ। मेन सिलसिला ये है कि यूएसएसआर को चाहिए क्यों चाहिए। लेकिन बहरहाल यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और फिर इन्होंने तालिबान क्रिएट किए, और बहरहाल 20-21 साल फाइट करके 1991 के अंदर इसने यूएसएसआर को मोरली और गंदा कर दिया हर जगह पे। कि इसने उनके उनके जो है वो एक नेगेटिव चेहरा दिखाया यूएसए ने, ठीक है, सबको, पूरी दुनिया को। इसी तरीके से इसके इनके ऊपर जो है वो बैन लगाना शुरू हुए, क्योंकि आईएमएफ उस टाइम तक जो है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएन, जितने भी इदारे ना सब यूएसए के अंडर बेटा ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये सब तो यूएसए के पास पावर थी, यूएसएसआर के पास ना ये सब कुछ नहीं था। तो इसकी पावर भी इसने यूएसए ने इस्तेमाल की थी यूएसएसआर को डिस्ट्रिक्ट करने के लिए। बहरहाल ये सब होता है 1991 में। वहां पे अपने पॉलिटिकल कंडीशंस खराब हो जाते हैं रशिया के, और ये हो जाता है स्प्लिट, सही। और जब ये स्प्लिट हो जाता है तो ये जो कंट्रीज आपको नजर आते हैं ना रशिया के इर्द गिर्द, वो सारे टूटे थे, 13 कंट्रीज थे, ठीक है। इस पॉइंट पे आके यूएसएसआर तो टूट गया, और सिर्फ एक माइटी पावर बची, और वो कौन सी थी, वो बचा था आपका यूएसए, ठीक है। तो पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कुछ कोल्ड वॉर से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर बता दें उसको कि हाँ जी हमें पता है कि कोल्ड वॉर क्या था, और इसमें छोटे छोटे से इवेंट्स हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वियतनाम वॉर है, कोरियन वॉर है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। बस ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। और मेरे नोट्स में अगेन देखें, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो डबल भी हो रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने जो पिक्चर लगाई कोल्ड वॉर की, ठीक है ना। अब देखें, अब किसी स्टूडेंट को ना कोल्ड वॉर डिटेल में पढ़ना है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ पूरी पहले कहानी सुन ली आपने, उसके बाद ये नोट्स के ऊपर जाओ, और इस नोट से आप आराम से अपने मजीद छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। ये मटेरियल अब आपको कहीं और से रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर का सिलसिला था सारा कुछ। और इसके बाद एक टॉपिक रह गया था जिसमें बच्चों ने कहा था कि सर आप वो सिविल राइट्स मूवमेंट का बता दें, तो मैंने एंड के लिए रखा था, बिकॉज इसका कोई एज सच लिंक किसी भी टॉपिक से बनता नहीं, और ये मैंने अपडेट रखा हुआ है अपने पास। तो इसको जरा डिस्कस कर लेता हूँ और फिर इस वीडियो को। देखिए जी, सिविल राइट्स मूवमेंट क्या थी। हम अगर अमेरिका की हिस्ट्री में जाएं, हम अमेरिका की हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक चीज थी स्लेवरी, ठीक है। स्लेवरी थी, और वो स्लेवरी जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी, वो सिंस द इंसेप्शन ऑफ यूएसए स्टार्ट हो गई थी, जब मर्केंटिलिज्म की पॉलिसीज थी, ठीक है। जब ब्रिटिश क्या करता था, देखो ये यूके था, ये यूएस, और यहाँ अफ्रीका। ये क्या करता था, यहाँ से लेबर पकड़ी, लेबर यहाँ गई, इन्होंने काम किया, इधर प्रॉफिट। तो ये यहाँ सेटल होना शुरू हो गया। जो ब्लैक्स थे ना, वो यहाँ पे क्या हुआ, काम करते करते सेटल होना शुरू हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये जो ब्लैक्स वगैरह हैं, इनको जब कोई मजदूर काम या कचरे वाला एक तरीके से आप समझ लें इनको, तो आप तो राइट्स ही नहीं देंगे ना इनको, राइट। फिर उसके बाद सारा सिलसिला चलता है। फिर 1865 में क्या होता है
सिविल वॉर हो जाती है। अब ये सिविल वॉर किससे रिलेटेड है? वो स्लेवरी से रिलेटेड। बट जब स्लेवरी को एबॉलिश कर देते हैं अब्राहम लिंकन साहब, किस वजह से? 13, 14, 15 अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट्स आती हैं और स्लेवरी यहाँ से खत्म हो जाती है, क्योंकि जंग हुई थी और साउथ को दोबारा बनाना था। ठीक है, लेकिन वहां साउथ में मौजूद जो इन्फ्लुएंशियल वाइट्स थे ना, उन्होंने इनको इनके राइट्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? वो डरते थे कि कहीं ये काले दोबारा हमसे रिवेंज ना लें पावर में आने के बाद। जाहिर है ना, आपने उनको तंग किया, तो ये सब हो रहा था वहां पे। अपॉर्चुनिटीज कम दी जा रही थी ब्लैक्स को। और आप समझ लीजिए जब पाकिस्तान में किसी माइनॉरिटी के साथ जो हम सलूक करते हैं, वही काम वहां पे ब्लैक के साथ हो रहा है। अब जरा आगे चल के देखते हैं कि हुआ क्या। ब्लैक पीपल की जो अमेरिका के अंदर जगह है उसको मजबूत करने की कुछ कोशिशें की गई। जैसे वहां पे एक NAACP एक इदारा बनाया गया, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, इनको कलर्ड पीपल कहा गया। और इस तरह इसमें होता ये था कि ये ना लॉयर्स को फंड करते थे ब्लैक पीपल के, जो क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो लॉयर्स जो हैं वो इनको फ्री में काम कर देते थे या फंडिंग वगैरह कर देते थे। इसी तरीके से 1941 के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि अमेरिकन के अंदर ना थोड़ा सा सेंस आ रहा था। जो ब्लैक्स थे ना वहाँ के, वो अब अपने हकूक के लिए उठ रहे थे। अच्छा, वहां पे इससे पहले क्या लॉ था? एक था ब्लैक कोट्स। ब्लैक कोट्स क्या था कि हम जो है वो कालों को कम पे करेंगे, जो जो ब्लैक होगा उसको हम रास्ता नहीं देंगे, और ये वो इस तरह के लॉ थे। उसके बाद आया जिम क्रो लॉ। ये खतरनाक लॉ था। जिम क्रो लॉ क्या था कि हमें सेग्रीगेशन करनी है। ठीक है, ये जो रेड से लिखे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें सेग्रीगेशन करनी है, मतलब एक वाइट और एक ब्लैक एक साथ एक बराबर नहीं हो सकते। ये बहुत अजीब सा लॉ लेकर आए थे ये, इसके खिलाफ एहतजाज बहुत हुआ। और उसके बाद एक थर्ड चीज थी, कू क्लक्स क्लैन। कू क्लक्स क्लैन क्या था? ये हुड्स पहने हुए कुछ आर्म्ड और अनआर्म्ड लोग थे जो मास्क लगा के आते थे, और ये कालों को आके अटैक करते थे। ठीक है, ये जिस तरह रास्ते में आपने देखा ना कि गैंग्स वैंग्स की मूवीज होती हैं, ये मास्क लोग आते थे, जहाँ पे ब्लैक दिखा उसको मारा, दबा किया, पथराव के सब कुछ किया, तनके और चलेगा। तो ये क्यों करते थे? क्योंकि अमेरिकन सुप्रीमेसी, और एक जहन था इनका, बच्चों वो जहन ये था कि व्हाइट्स जो है ना वो ब्लैक से सुपीरियर है। ये सारा सिलसिला चला आ रहा है। अब इसके अंदर जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट आपके पास क्या है कि एक दफा जो है अच्छा, इनकी जो बस है, पहले उसका मैं आपको बता दूं कि बस में होता क्या। इनकी जो बसेस होती हैं उसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी है, एक मेल एक फीमेल, राइट। अब उसमें ना, उसमें भी फर्दर इन्होंने सेग्रीगेशन की हुई थी कि जो ये वाली सीट्स होंगी मिसाल के तौर पे आगे, ये वाइट्स के लिए रिजर्व्ड है, यहाँ वाइट लोग बैठेंगे, औरतें बैठेंगी। तो एक दफा हुआ क्या कि एक दिन एक औरत थी, उसका नाम था रोजा पार्क, वो बस में चढ़ी और वो ना एक वाइट वाली जगह उसने ऑक्यूपाई करनी जाके, ये ब्लैक थी। ठीक है, इसने क्या किया, इसने ये जगह ऑक्यूपाई कर ली बस। यहां से वो टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि यहाँ पे 1955 के अंदर कि रोजा पार्क रिफ्यूज टू गिव अप हर बस सीट टू अ वाइट पर्सन, इंस्पायरिंग द मॉन्टोगमरी बस बायकॉट। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ सिलसिला कि हमने जी बस का बायकॉट करना है। फिर 1957 में क्या होता है? 1957 में जी 9 ब्लैक स्टूडेंट विद मिलिट्री प्रोटेक्शन अटेंडेड अ वाइट स्कूल। अब क्योंकि वाइट स्कूल्स अलग होते थे और ब्लैक स्कूल्स अलग थे, तो ये क्या कर रहे थे? घुस रहे थे खुद ही। इसी तरह से 3-4 बच्चों का एक ग्रुप था, वो जो है रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। अब जहां प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं ना, वहां पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है, राइट। अब ये देखें, सारे ग्रीन से वो लिखे हुए हैं जो आप अपने आंसर में इस्तेमाल करोगे। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जी इन्होंने अपने राइट्स के लिए मार्चेस की, प्रोटेस्ट किए, गिरफ्तारियां भी हुई काफी ब्लैक्स की ना। अच्छा, इसके अंदर अब दो करेक्टर आएंगे, एक मार्टिन लूथर किंग आएगा, सही है, ब्लैक के राइट्स में मार्टिन लूथर किंग है। और दूसरा आपके पास कौन आएंगे? मेलकम एक्स। ठीक है, मेलकम एक्स आएंगे यहाँ पे। अब मार्टिन लूथर किंग ना, ये नॉन वायलेंट इनकी पॉलिसी थी, मतलब ये कहते थे एहतजाज करो लेकिन कुछ तोड़ो फोड़ो नहीं। कहते थे कि किसी को बुरा भला नहीं बोलो, अपनी चीजें मजबूत करो। ये गांधी की तरह थे, नॉन वायलेंट पॉलिसी जैसे गांधी की थी।
लेकिन मेलकम एक्स जो था ना, ये शदीद एग्रेसिव बंदा था, ठीक है, फिर इसको भी आपको चीजें मिलेंगी यहाँ पर। बहरहाल बहुत सारे मसले मसाइल हुए, लॉज आए ब्लैक्स के खिलाफ, ये सब कुछ बेटा इसके अंदर लिखा हुआ। मेन बात ये थी कि एक दफा ये बर्मिंघम टू वॉशिंगटन इन्होंने मार्च किए, ठीक है, और उस प्रोटेस्ट में ऑलमोस्ट 2 लाख लोग थे, और वो इतने लोग थे कि शायद मिलिट्री भी उनको काबू ना कर सकी। सही है। और उसमें फिर मार्टिन लूथर किंग जो है वो लीड कर रहे थे, और फिर उन्होंने वहां पे अपनी फेमस स्पीच दी, जिसका आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी कभी कभी लोग लगाते हैं, दैट इज आई हैव अ ड्रीम। अब ये आई हैव अ ड्रीम क्या है कि ये बहुत लंबी सी इनकी स्पीच थी, और उसमें ये कहते हैं कि मेरा एक ड्रीम है कि यूएसए एक ऐसा मुल्क बने जहाँ पे तमाम काले गोरे सबको हुकूक मिले और सब एक साथ रहें। ठीक है, आप सपोर्ट भी कर सकते हो पेपर के अंदर। तो यहाँ से सिलसिला था, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जी ब्लैक्स को राइट्स मिले, वोट कर सकते थे। पहले होता था इनके पास ना कुछ प्रॉपर्टी और कुछ लिटरेसी होनी चाहिए थी, जैसे कुछ एक पर्टिकुलर है, जैसे मैट्रिक किया वो बंदे ने, वो ब्लैक्स के ऊपर थी, तो उन्होंने वो भी खत्म की, ये वोट भी देने लगे। और करते 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 कितने साल पुरानी बात है, ये सब कुछ हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये 1800 की एंडिंग है, ठीक है बेटा। और आप देखें अगर बराक ओबामा, ओबामा क्या बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने। आज आप देखें वहां पे जो फ्लॉइड है, हेनरी फ्लॉइड, जिसको वहां पे उन्होंने मारा था बंदे को, ये आ जाएगा इसमें आगे है सब कुछ लिखा। हेनरी फ्लॉइड का भी से यहाँ पे आ गई जी, ब्लैक लाइफ मैटर 2020 के अंदर ना एक हैशटैग चला था, ठीक है। और 1968 के अंदर मार्टिन लूथर किंग को एसेसिनेट कर दिया गया था यहाँ पे। ब्लैक पैंथर एक पार्टी बनती है ब्लैक्स की, तो उसको वोट मिल जाते हैं, ठीक है। और 2020 के अंदर ये जो फ्लॉइड थे ब्लैक मैन, इनको मारा गया। फिर आप मिसाल दे सकते हैं जी, बाराक ओबामा प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा जी अभी कमाला हैरिसन की ब्लैक है। इसी तरह से कांग्रेस में और कौन सी पोजीशन पे कौन सा ब्लैक है, आप वो लिख सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाए थे अपने लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। देखो इंट्रोडक्शन आ गया है सारा कुछ, ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन ऑफ डिनाइल्स का मतलब क्या है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें, और जो जो रेड में लिखा हुआ है ना, वो सारा कुछ ये है कि जो उनको नहीं मिल रहा, ग्रीन से कुछ अच्छा काम होगा यहाँ। सिविल राइट मूवमेंट, इनइक्वालिटी देख लें, कॉन्सिक्वेंसेज इसके देख लें, और ये अभी ये रिसेंट आ गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट, आपको कुछ कोई और चीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यूं हमारा यूएसए हिस्ट्री का कोर्स यहाँ पे एंड होता है। हमने तमाम बड़े इवेंट्स देख लिए इसके अंदर, और सिर्फ करंट अफेयर्स रह गए, और करंट अफेयर वो मैं फिर करंट अफेयर की क्लास में कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब मेक श्योर ये करें कि आप लोग अपने एंड पे एक बार पूरा कोर्स वीडियो के थ्रू कंप्लीट करें, सेकेंड टाइम अपने नोट से कंप्लीट करें, और पास पेपर सांस करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज।